लेनी चाहिए थी। तो फिर जैसे पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं ना उनमें। हाँ वो भी आया है। हाँ वो जैसे कि वो पढ़ाई से एक तो ये एमवाई है भी। अच्छा उसका भी लिंक उसमें आया है बना हुआ। अच्छा उसको डाउनलोड करना है, बाकी उन्होंने आइकन सारे बताए। अच्छा चलो तब तक तुम एक क्वेश्चन करो जब तक ला रहे हैं आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। Find the ratio of wavelength of नहीं सही है, मुझे लगा था काम चला होगा पर सही है। Last line of Bamar series. Last line of Lyman series. ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसे। लास्ट लाइन ऑफ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर फॉर हाइड्रोजन एटम ही आ रही है, तो जेड स्क्वायर की जगह तो बन जाएगा 1/, इसमें पहले लाइमन सीरीज में ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। और हाँ 1/r, इसमें आर की वैल्यू दी है इस क्वेश्चन में, मैं देख रही थी हमारी आर की वैल्यू ये थी ना। अब इसमें लास्ट लाइन हो बामर की निकाल के दिखाओ मुझे, बामर सीरीज की निकाल के दिखाओ। क्या हो जाएगा आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये आर इंटू 1/4। लैम्डा क्या हो जाएगा 1/r इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 अब हमें क्या निकालना बामर का और इसका रेशियो निकालना, तो ये क्या आ जाएगा लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज अपॉन लास्ट लाइन ऑफ लाइम सीरीज 4, और ये तो क्या आ गया हमारा आंसर 4। तो इस टाइप से छोटे छोटे से क्वेश्चन ये बंद हो गया शायद, सबको बता के आना एक मिनट। ये लिख लिया तुमने, क्या बातें कर रहे तुम फिर मैं तुम्हें लग गई सॉरी। एक दो और ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं तो बताना तुमका के बाद में कैसे करते। इसमें दे रखा द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth stationary orbit of the hydrogen atom can be obtained by, मतलब nth ऑर्बिट में nth स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, क्या फार्मूला निकाला था हमने एनर्जी का। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दे रखा है
13.6 माइनस 13 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी दिया हुआ है माइनस 1.36 एन स्क्वायर। सी दिया हुआ है माइनस 13.6 एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डी दिया हुआ है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। कौन सा सही है? हाँ, ये वाला। ये माइनस नहीं है ना? हाँ। और इस इन दोनों में देखो, इसमें बस पॉइंट का अंतर है, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से तुम्हें देखना है जब भी तुम आंसर करोगे पेपर में। थोड़ा सा ही उनमें अंतर लगता है, लगभग एक जैसे से लगेंगे सारे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इन एन ऑर्बिट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी दे दी हमें। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in its orbit is equal to minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energy are respectively, option दिए हुए हैं minus 3.4 electron volt और minus 3.4 electron volt। पूछा है इसने kinetic energy and potential energy। सेकेंड माइनस और माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ऑप्शन दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सारों के बीच में कोमा लगा हुआ है, क्या होगा? इसका सी सी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है और साइन उसका पलट जाता है, अपोजिट कर देते हैं हम, तो सही है। टोटल एनर्जी माइनस में है तो माइनस हो जाएगा ना, ये तो प्लस 3.4, ये तो सही आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी इसका दुगना होता है, इसको 2 से गुना करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से सुनेंगे। The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in Bohr's orbit of the hydrogen atom is। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो बताना है हमें। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में दे दिया 2:-1, सेकंड में दिया 1:-1, डी होएगा मैम। हाँ, 1:1 और फोर्थ में दिया है 1:-2। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर होता है, अभी मैंने बताया, तो 1:-1 वाला ऑप्शन सही आएगा। थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका पीछे का। अब हम अगला टॉपिक अपना आज का लेके चलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बारे में हमें किसने बताया था? न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया हमें? किसको पता बोला जाता है न्यूक्लियस का फादर? वो इज कॉल्ड, हाँ, रदरफोर्ड ने, है ना। तो रदरफोर्ड सर ने हमें बताया था कि भाई एटम के अंदर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे क्या होता है, सारा उसका पॉजिटिव चार्ज वहीं पे कंसंट्रेटेड होता है। तो ये जो पॉजिटिवली स्पेस है ये बहुत छोटा है एक। और इसके साइज के बारे में भी बताया, कितना होता है इसका साइज ऑफ एटम? साइज ऑफ एटम क्या बताया था आपको? 10⁻⁻10 मीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस -15 या 14।
इतना ही आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम से। तो इसका मतलब हमारा न्यूक्लियस बहुत ही छोटी जगह है, और जहाँ सारा हमारा मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहता है, ये मान के चला जाता है कि वो न्यूक्लियस में ही है। इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा नेग्लेक्ट मानते हुए सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। तो ये इसकी हाइपोथेसिस मानी गई। Entire mass and the charge of an atom is concentrated into a very small volume called nucleus. इसको लिख लेंगे, अगर न्यूक्लियस की किसी को आपको डेफिनेशन बतानी पड़े तो उसमें लिखेंगे एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। Entire mass and positive charge of an atom concentrated at in a concentrated in a very small volume called nucleus. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर के एक नया वर्ड आया, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। NuClEon, न्यूक्लियॉन्स। अब जहाँ पे भी हमें न्यूक्लियॉन्स वर्ड समझ में आएगा तो वहां पे नाम प्रोटॉन के बारे में सोचेंगे और ना न्यूट्रॉन के, दोनों के बारे में सोचना है, केवल एक सिंगल को हम न्यूक्लियॉन नहीं कहेंगे। अब इसमें आया हमारा प्रोटॉन के बारे में। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है, न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, बताएंगे। पता ही होगा ये तो सबको, नॉर्मल सी बात है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन हमारा, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। और इसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हम लिखते हैं 1.6726 into 10 to the power -27 किलोग्राम। लेकिन हम इनको जो हमारे ये जो है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो मास है वो किलोग्राम में नहीं लिखते, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। हमारे पास एक नई होती है AM, ये भी किसका एटॉमिक, ये भी मतलब एटॉमिक मास यूनिट भी हमारा मास का ही एक यूनिट है। तो इसमें कितना होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लगभग, अगर हमें ना दिया हो ना कहीं पे प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट में मास, तो हम उसको 1 यूनिट के लगभग लिख लेते हैं।
न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन को दिखाते कैसे हैं? सिंबल ऑफ प्रोटॉन 1H1, यानी कि इसके पास कितना है? एक प्रोटॉन है केवल, ना इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ना न्यूट्रॉन। प्रोटियम जिसको बोलते हैं ना, वो है ये कण। उसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में हमारा कैसा, कौन सा चार्ज होता है न्यूट्रॉन के पास? न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज, जीरो। न्यूट्रल होगा ये हमारा। और इसका जो मास होता है, ये होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इस एक यूनिट के बराबर हम मान लेते हैं। अगर हमें अलग से दिया है इससे थोड़ा सा, ये इससे ज्यादा है, तो अगर उन्होंने दी है किसी भी न्यूमेरिकल में वैल्यू, तो हम वही रखेंगे जो 1.007 कुछ करके देते हैं, और ऐसे न्यूट्रॉन की। और अगर नहीं दी तो फिर हम 1 यूनिट दोनों को ही मान लेंगे। इसका सिंबल 0 और 1। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसका मास नंबर कितना है? 1, इसलिए इसके ऊपर हमने लिख दिया 1, वहां पे भी 1। एटॉमिक नंबर। आज इसके पूरे बेसिक बेसिक से बातें चलेंगी सारी। एटॉमिक नंबर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? किससे दिखाएंगे इसको? Z से। और Z का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है किसके पास, जब वो न्यूट्रल है, जब हमारे एटम के पास कोई भी चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है उस कंडीशन में। तो यहाँ लिखाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको बोला जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, हाँ, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये हमारे पास मास नंबर है, मास नहीं है। अगर हमें मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्या? ये जो हमारे पास आया ना, ये मास नंबर आया, नंबर है ये, इसमें कोई, हाँ, नहीं, वो भी नंबर आएगा। इसको 1U से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास नंबर जितना भी होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A इंटू AMU, यह जाएगा हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस। कैसे प्रदर्शित करेंगे अब हम किसी भी एटम को? उसमें
और किसी का भी जैसे हम देखते हैं ना सिंबल लिखा होता है, उसके सिंबल को देख के हम बताते हैं कि इसका क्या एटॉमिक नंबर है, क्या इसका मास नंबर है। बताते हैं नहीं तो कैसे लिखते हैं हम? एक्स, मान लो लिखो एक्स, नीचे यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड ए की साइड भी लिख सकते हैं हम इन लोगों को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, ये क्या है हमारा मास नंबर, और ये क्या है बीच वाला, ये क्या है हमारा कोई भी एलिमेंट। अब हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बेस पे न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे। कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होते हैं, ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये सबको पता चल गया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है, ये तो सबको समझ आ गया होगा। बहुत छोटी क्लास में हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, यहाँ पे बस तुम्हारे एक तरीके से रिवीजन हुआ। न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन नंबर 1, सबसे पहले हम करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के होंगे ये सारे। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम्स ऑफ सेम, एक तो ये बात है इसमें, दूसरी बात है इसमें कि इनमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे लिख लेंगे। हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। सबसे पहले प्रोटियम में बताएंगे एटॉमिक नंबर, हाँ, और ड्यूटेरियम में भी 1 और ट्राइटियम में भी 1, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना जरा। प्रोटियम में 0 है ना, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, और ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। ऐसे इसका और एग्जांपल आपको पता है, ऑक्सीजन और 16, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 3 होती है ऑक्सीजन। लिख लो ऑक्सीजन का भी एग्जांपल, 8O16, 8O17 और 8O18। ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 17Cl35 और 17Cl37। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे क्लोरीन में? प्रोटॉन तो सेम होंगे मेरी 17, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे।
एटॉमिक नंबर तभी तो सेम है, नीचे वाला बस नंबर देखना है हमें, वो सेम आएगा। हाँ, एक में आएगा, कितना बता रहे तो? नहीं, 16 कैसे आ जाएगा? 35, ये लिखा ना, बताना कि न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई? हर एक में 20 होंगे। हाँ, अब हम क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? क्लोरीन 35.5 लिखते हैं। क्लोरीन का जो जनरली लिखते हैं, यानी कि उसका जो पॉइंट में मास कहाँ से आया, 35.5 ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसके आइसोटोप्स की परसेंटेज के बेस पे हम निकालते हैं एवरेज मास, फ्रैक्शन एटॉमिक मास। इसको भी जरा लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। फ्रैक्शन एटॉमिक मास, फ्रैक्शन एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि A1N1 प्लस A2N2। यहाँ पे A1 क्या है और A2 क्या है? A1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। इसमें हमें अलग अलग आइसोटोप दे के रखेगा, अब इसके ऊपर एक सवाल भी करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये इतने परसेंट मिलता है और ये इतने परसेंट मिलता है, तो उसका हमें फ्रैक्शन मास कितना होगा या एवरेज एटॉमिक मास उसका कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ऐसे ही A2 एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। N1, N1 क्या दिया है इसने? परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, और N2 में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप। इससे भी पता चलेगा कि क्लोरीन का 35.5 कहाँ से आया भाई। ये क्लोरीन एटम के हमारे पास क्लोरीन 33, क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के लिए जो परसेंटेज है, क्लोरीन 35 पाया जाता है 75%, और क्लोरीन 37 25%। कोई भी हमने एक सैंपल लिया, ऐसे मिला, तो इसके बेस से हमें यहाँ पे निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकाल लेंगे? सीधा फार्मूला लगा दो, A1N1 प्लस A2N2। A1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 35 इंटू N1 की क्या लिखेंगे? 75% प्लस 37 इंटू 25%। निकाल के दिखाओ क्या निकलेगा।
35.5। हाँ वही आएगा 35.5। तो इस तरीके से हमें कोई भी आइसोटोप्स दे देंगे और उनकी परसेंटेज दे देंगे। कोई भी हमें जो एक पर्टिकुलर दिया हुआ है उसमें इतने परसेंट हमारा 35 वाला है और इतने परसेंट हमारा ये केवल इसके लिए नहीं है, किसी के लिए भी पूछ सकता है। बस आप ये फार्मूला अच्छे से याद रखें और बिल्कुल आसान फार्मूला है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा लगेगा कैसे निकालेंगे इसे। इसके बाद कौन से चलेंगे? आइसोटोप्स के बाद आइसो बार्स। आइसो बार्स में क्या होगा? मैम वो डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम और मास नंबर सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होंगे और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे। और सबसे बड़ी बात है ये एटम्स किसके होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। जैसे वहां पे हमारे हाइड्रोजन के ही थे, क्लोरीन के ही थे, ऑक्सीजन के ही थे, तो यहाँ पे किसके होंगे? अलग अलग के होंगे। हाँ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उनके न्यूक्लियाई। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कार्बन और नाइट्रोजन 6C14 और 7N14। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई इसमें? पहले वाले में 6C14 में 8। और किसी बच्चे को नहीं पता? ये बताते नहीं भाई। इसमें कितने होंगे? 7। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7। और तो यहाँ से देखिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम है, लेकिन अलग अलग अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। इन दोनों का टोटल लेकिन सेम है। तो ऐसे क्या क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स की 3 स्पेशलिटीज है। सबसे पहले ये अलग अलग, ये जो हमारे एटम्स होंगे ये अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे। दूसरा इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अलग अलग। इसका एक और एग्जांपल दे रखा आर्गन का, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। इसमें भी बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं। आर्गन में कितने होंगे? आर्गन और कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ
22 किसमें? फर्स्ट हाँ, और दूसरे में 20 प्रोटॉन 18-20। अब आए हमारे पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में कौन से कहलाएंगे? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का इसका भी, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं जिनमें जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। ये भी बस सेम सा ही है, बस इसका भी क्या लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो इसके एक दो। लिथियम और बेरिलियम, 3Li7 और 4Be8। लिथियम एंड बेरिलियम। देखो इसमें ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, हमें देखने से कुछ भी सेम नहीं लग रहा, और ना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। अब हम आगे चलते हैं, शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसमें मोस्टली जितने भी हमारे न्यूक्लियस हैं उनकी जो शेप होगी वो कैसी होती है? स्फेरिकली होती है। साइज, इनका जो साइज होगा, अब ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या, थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, कम कम रहेंगे तो छोटा साइज होगा। तो ये बताया कि इसका जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास नंबर के या एटॉमिक मास के। इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? स्फेयर का वॉल्यूम अगर उसकी रेडियस आर हो, हाँ, 4/3 पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ए के। यहाँ पे ये भी सारा कांस्टेंट है, ये इधर चला जाएगा, तो R³ प्रोपोर्शनल ए। अब हम यहाँ एक कांस्टेंट यूज करेंगे, R0, ए की पावर 1/3। यहाँ पे ये जो R0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फर्मी मीटर, सॉरी मीटर, या 1.2 फर्मी। और अगर हमारी आर की वैल्यू, हमें ऐसे भी कई बार हम लिख लेते हैं, R = 1.2 ए की पावर 1/3। ये इस समय हमारा जो आर निकल के आएगा वो फर्मी में निकल के आएगा। डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि मास, इसकी न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होगी उसमें क्या होगा? डेंसिटी होती क्या है?
मास अपॉन वॉल्यूम है ना। तो हम यहाँ न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियर अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हमने अभी निकाला, ये 4/3 पाई r³ से। तो इसी के रेशो में लिखेंगे। अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी लगभग फिक्स रहती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी अभी बहुत ज्यादा हाई आने वाली है। ये मान के चला जाता है कि यदि हमारा ये रूम है ना, ये एटम है, तो एक नीडल जो हम लेंगे, जो सुई होती है, उसकी जो टिप है वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, छोटा। और उसके अंदर उसकी, इसलिए न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत कम जगह में बहुत सारी चीजों को वहां पे रहना होता है, बहुत ज्यादा डेंस डेंस, यानी कि कम खाली जगह बिल्कुल वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी। मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए इंटू ए एम यू। यहाँ पे ये देखो, हमें एटॉमिक, इसका जो है मास नंबर पता है ए। मैंने कहा था अगर हमें मास निकालना हो मास नंबर से, तो उसको एमयू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें कहीं पे, और ये क्या होगा, वॉल्यूम, 4/3 पाई r³। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इससे इसको रिप्लेस कर देंगे, r0। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई r0 ए की पावर 1/3 का होल। r0 का क्यूब आ जाएगा और ए आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा। इस सारे की वैल्यू रखेंगे तो हमारा रो की वैल्यू निकल के आएगी 2 × 10⁻⁴। AMU को भी हम उसमें बदल लेंगे किलोग्राम में। ये आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। से आप पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये आएगा या नहीं, क्योंकि नीचे क्या है, r0³ है। r0 की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻15 है ना, और फिर वो 3 गुना होगी, तब उसमें से 27 माइनस होगा, ऊपर माइनस है ना, तो बाद में हमारी प्लस में ही आएगी वैल्यू। तो 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये एकांक आयतन में इतना सारा इसमें मास होता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, एक तरीके से न्यूक्लियस की, से ज्यादा किसी की नहीं होगी। आयरन एटम का एक एग्जांपल दिया हुआ है। आयरन न्यूक्लियस की हमें डेंसिटी निकालनी है और उसका मास दिया हुआ है हमें। जरूरी नहीं है हमें हर बार ए को AMU में बदले तो ये कट जाएगा नीचे से, लेकिन अगर उसने इसकी वैल्यू दी है इसके मास की, उस स्थिति में फिर हमें इसे पूरा निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। आएगा लगभग इतना ही, चाहे मास की वैल्यू दे देगा या नहीं देगा। अगर ए से ए कट रहा है फिर तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा यहाँ पे, वहां पे इस ऊपर वाले की वैल्यू दे दी हमें, फिर वहां पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो 2.2 आएगी बस। इतना सा फर्क आता है इसमें। ये करो कर, आयरन न्यूक्लियस लिखो,
Find the density of iron nucleus. Number of nuclei is equal to 55.85 U और फेज ये होगा इसका 56। क्या निकालनी है हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। लिखो और कर। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम नीचे 4/3 पाई R0 Q A और ये यहाँ पे दे रखा है इसने 55.85 into 1.67 into 10⁻⁻27। एक जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 56 लिखेंगे। R0 की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ होता है ये यूज कर चुनाएंगे। इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
इसमें दे रखा है ए न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ZXA, वही वाला जो दिया था उसी के ऊपर एक सवाल दे रखा है। Z प्रोटॉन्स और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, Z प्रोटॉन्स और A न्यूट्रॉन्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? A प्रोटॉन्स और Z माइनस A न्यूट्रॉन्स, Z न्यूट्रॉन्स और A माइनस Z प्रोटॉन्स। क्या था भाई? इसमें हमारा कोई भी सिंबल से मैंने बताया था आपको। इसमें भी इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जितना आज हमने इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या था? A माइनस जेड, क्या आता है ये? ए माइनस जेड को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं ना। और ए क्या है हमारा? मास नंबर। और जेड क्या है हमारा? तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये जेड है प्रोटॉन्स और जेड ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन सही है। इस टाइप के इसमें छोटे छोटे से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं हर साल। हाँ, अब आज जो हमने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब 10 मिनट है फिर रिवाइज नहीं हो पाता। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के साइज, है ना? कितना होता है? 10⁻15। और न्यूक्लियस साइज और एटम के साइज में कितना रेशो है? साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस। नहीं नहीं, उन दोनों में कितना अंतर है? 10 होता है। 10⁵ है ना? जो हमारा न्यूक्लियस है वो 1,00,000 गुना छोटा होता है साइज ऑफ एटम से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोटॉन्स, ये सिंबल पढ़े, है ना? एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं हम, और मास नंबर या एटॉमिक नंबर। और एक हमारा क्या था? जेड, जेड को क्या बोलेंगे? हाँ, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? और फिर हमने अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस पढ़े जिसमें कि हमारे क्या थे? आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स की सबसे पहली खास बात क्या है? सेम एलिमेंट। हाँ, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और आइसोटोन्स भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स में क्या सेम होता है? मास नंबर, है ना? और आइसोटोन्स में तीन दोनों अलग, मास नंबर भी अलग होता है और हमारा एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, लेकिन सेम क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा साइज। साइज किसके से क्या इक्वेशन निकली? आर की। आर इज इक्वल टू हाँ, आर नोट का वैल्यू कितना निकला? आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी। डेंसिटी कितनी निकली हमारे न्यूक्लियस की? हाँ, नहीं निकली कितनी थी? 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ा हमने। अब आगे इसमें मास डिफेक्ट और मास डीके, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था और बहुत आसान, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जरूर उसे करना है। इतना आसान टॉपिक था बच्चे वाला। इसको बंद कर दो बेटा, इसको बंद।